शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के रासायनिक आबंध चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है। बॉर्न-हैबर साइकिल का उत्पत्ति हुआ था जालक ऊर्जा को समझाने के लिए। किसको समझाने के लिए? जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने डिटेल बता दिया था कि जब एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण, एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण उसके गैसीय अवयवों से, धन आयन और ऋण आयन से होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। उसमें जितना एनर्जी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। जैसे कि NaCl बनाना है, ध्यान समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये हम लोग बना रहे हैं क्या? NaCl, NaCl बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये NaCl जो है ध्यान से समझना, दो तरीके से बन सकता है। सोडियम पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और जो क्लोरीन रहता है वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है? गैसियस स्टेट में। क्लियर है? ये भी अणु के रूप में रहता है। कौन से रूप में रहता है? अणु। तो Cl2 है और एक ही बस लेना है इसमें, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो एक ठोक बस बचेगा। तो जिस अवस्था में पाया जाता है ना, जिस अवस्था में ये पाया जाता है उसी अवस्था में दोनों जोड़ दिया, उसी अवस्था में दोनों को जोड़ दिया। क्लियर है? 1 मोल ठोस मिला मेरे को ये, ठीक है। तो इसमें जितना एनर्जी रिलीज हुआ ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं संभवन उष्मा या संभवन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? संभवन ऊर्जा। NaCl एक तरीके से ऐसे बना सकता हूँ, जैसा पाया जाता है उसी स्वरूप में जोड़ दो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस सॉलिड स्टेट को पहले किस में कन्वर्ट करूंगा? गैसियस स्टेट में। और उसके बाद ये जो हाफ Cl2 है उसको किस में कन्वर्ट करूंगा? Cl। ये तो गैसियस ही है। अच्छा, ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ये ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। अब जाकर के ये दोनों जुड़ेगा, तब जाकर के सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब जब 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण उसके अवयवी जिससे वो मिलकर बना है उसके गैसी, ठीक है, धन आयन और ऋण आयन से योग करके बनाया जाता है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और जिस अवस्था में वो पाया जाता है उसी अवस्था से ही बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संभवन उष्मा। क्या बोलते हैं? संभवन उष्मा। अब इसका जो मान निकालना रहता है ना, जालक ऊर्जा का मान निकालना रहता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? कठिन होता है। और जालक ऊर्जा के मान को निकालने के लिए, जालक ऊर्जा के मान को निकालने के लिए एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था क्या? बॉर्न-हैबर। क्या नाम था? बॉर्न-हैबर। इन्होंने एक साइकिल दिया, चक्र बनाया, ठीक है ना, एक फॉर्मूला डिराइव किया। उसके आधार पर हम लोग कोई भी कंपाउंड रहता है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जालक ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसकी सहायता से कोई भी कंपाउंड के जालक ऊर्जा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, जब बॉर्न-हैबर चक्र बनाते हैं तो एक नियम का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं हेस का नियम। किसका नियम? हेस का नियम। किसका नियम का जरूरत पड़ता है? हेस का नियम। और हेस का नियम क्या बोलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान समझना, कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में हो या एक से अधिक पद में, कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान, कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान सदा क्या होता है? बराबर होता है। सदा बराबर होता है या सदैव बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि ध्यान से समझने का कोशिश करना कि मेरे को A+B है, उसको कन्वर्ट करके कोई कंपाउंड बनाना है क्या? E। अब ये A+B डायरेक्ट जुड़ करके E बना सकता है, या तो ऐसा हो सकता है A को पहले मैं कन्वर्ट किया हूँगा किसमें? C में, B को कन्वर्ट किया हूँगा D में, फिर ये दोनों जुड़ा होगा, फिर इसको प्लस चार्ज माइनस चार्ज दिया होगा, तब जाकर के ऐसा बना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब बना ये, तो इसमें मान लो कितना एनर्जी खर्च हुआ होगा? 10। कितना खर्चा हुआ होगा? 10। और एक से अनेक पद में हो रहा है, ये पहला पद हुआ, फिर प्लस चार्ज माइनस चार्ज 2 पद में हुआ, ऐसा करके, तो उन सब को भी जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? टोटल मान 10 ही आएगा। समझने का कोशिश करो कि तुमको जाना है महासमुंद से, कहाँ जाना है? रायपुर। महासमुंद से यदि रायपुर जाना है तो उसका टिकट कितना रुपया है? अभी 70 रुपया है। कितना है? 70 रुपया। ठीक है, डायरेक्ट बस में बैठो, महासमुंद से सीधा रायपुर जाओगे, कितना रुपया दोगे? 70 रुपया, पहुंच जाओगे। ऐसा भी तो कर सकते हो कि महासमुंद से पहले कहाँ जाओगे? आरंग। कहाँ जाओगे? आरंग। फिर आरंग से कहाँ जाओगे? रायपुर। तो महासमुंद से आरंग है, वहां लिया कितना? महासमुंद से आरंग का 30। फिर आरंग से रायपुर का कितना ले लिया? 40। तो 30 और 40 कितना हुआ? 70। टोटल पैसा उतना ही लगा। मतलब तुम एक ही स्टेप में अभिक्रिया को पूरा कराओ, चाहे एक से अधिक स्टेप में, टोटल जो एनर्जी लगेगा उसका मान सदैव क्या होता है? बराबर। इस रूल का यूज किया था किसने? बॉर्न-हैबर ने। किसने यूज किया?
बॉर्न हैबर ने और अब एक साइकिल दिया, किसका मान ज्ञात करने के लिए? जालक ऊर्जा का मान। किसका मान ज्ञात करने के लिए? जालक ऊर्जा, और उसी को बोलते हैं क्या? बॉर्न हैबर चक्र। क्लियर है? तो बॉर्न हैबर चक्र क्या है, समझ गए कि नहीं? सबसे पहले क्या का डील करोगे? जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। जब एक मोल ठोस आयनिक यौगिकों को उसके अवयवी गैसीय परमाणुओं से बनाया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जालक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। क्लियर है? अब जालक ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? बॉर्न हैबर चक्र से। बॉर्न हैबर चक्र किसके नियम पर आधारित है? हेस के नियम के ऊपर। हेस का नियम क्या बोलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या एक से अधिक पद में, उसमें होने वाला ऊर्जा परिवर्तन का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आधार पर हम लोग किसके निर्माण को समझेंगे? NaCl के निर्माण को। NaCl के निर्माण को उदाहरण से समझेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि जो सोडियम रहता है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है वो किसके साथ क्रिया करता है? हाफ Cl2 के साथ। ये 2 और 2 कटेगा और क्या बना देगा? NaCl। ठीक है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलता हूं मैं? संभवन उष्मा। क्या बोलता हूं? संभवन उष्मा। और इसका मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है। क्या आता है? ऋणात्मक। ये रासायनिक अभिक्रिया है, एक ही पद में कंप्लीट हो रहा है। सोडियम कौन सी स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड। ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है? गैसियस। यहाँ तक क्लियर है? कितने पद में हो गया? एक पद में। समझ आया? इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ। अच्छा, ये सोडियम क्लोराइड कौन से अवस्था में पाया गया है? और सॉलिड स्टेट में। कितना मोल है ये? 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझो, ये एक ही स्टेप में ऐसे बन सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड? पहले ये जो सोडियम जो सॉलिड स्टेट में, उसको किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? गैसियस स्टेट में। जब किसी 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक को 1 मोल गैसियस अणु में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठोस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो? गैस में। कोई ठोस रहता है पहले गलेगा, द्रव में आएगा ना, द्रव के बाद गैस बनता है। बर्फ है, उसको गर्म करोगे तो पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से क्या बनेगा? वो वाष्प। लेकिन कपूर देखो ठोस रहता है, डायरेक्ट जल करके सीधा क्या बनता है? गैस। वो पिघल कर कैसे गिरता है? क्या नहीं। समझ आ रहा है? तो उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ ऊर्जा हम दे रहे हैं, इस कारण कौन सा चार्ज लगेगा? प्लस। कौन सा चार्ज? प्लस। क्लियर है? अच्छा, हाफ Cl2 है, हमको केवल 1 क्लोरीन का परमाणु चाहिए तो इसका यहाँ पास हम लोग लगाएंगे वियोजन ऊर्जा। क्या लगाएंगे? वियोजन ऊर्जा। ये तो गैस में है तो गैसीज में रखेंगे, और ये 2 को हटाना है तो 2 को भाग देना है DE/2, ऐसा लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा ऊर्जा? वियोजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? वियोजन ऊर्जा। इसका मान भी क्या होता है? धनात्मक होता है। Cl किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। अब गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया दोनों। अब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने में जो आवश्यक ऊर्जा लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज लग जाएगा? माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। और यहाँ पास ऊर्जा उत्सर्जित होता है। अभी तक देखो प्लस प्लस प्लस, ये भी क्या था? प्लस। लेकिन ऊर्जा अब उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो ऊर्जा क्या होगा? उत्सर्जित। तो यहाँ पास माइनस En। क्या हो जाएगा? माइनस En। यहाँ पास कौन सा एनर्जी लगता है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? अधिक। ऊर्जा उत्सर्जित होता है ना, इसका मान क्या होता है? कम। पढ़े थे। अब ये कौन सी स्टेट में आ गया? गैसियस धनायन, गैसियस ऋणायन। अब तुम लोग पढ़े थे जब 1 मोल ठोस क्रिस्टली आयन किसमें जी? अपने अवयवी गैसीय अणु से मिलकर के बना होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। ये जुड़ गया Na+ और Cl-, फिर बना दिया NaCl। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको क्या लिखूंगा? ΔU, और इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसका मान -En और इसका मान क्या हो जाएगा आपका? -U। En लिखाऊं क्या? E होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख डाला था गलती से। यहाँ तक क्लियर है? मतलब NaCl का निर्माण देखो, Na सॉलिड और हाफ Cl2 डायरेक्ट जुड़ा और बन गया। या तो ऐसे हो सकता है पहले सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये भी ऐसे कन्वर्ट होगा। फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, फिर दोनों गैसी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो NaCl निर्माण का पहला एक विधि ये हो गया।
दूसरा स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। डायरेक्ट NaCl एक स्टेप में बन सकता है और डायरेक्ट कितना, 5 में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, होने वाला कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान, होने वाला कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान सदैव क्या होता है, बराबर समान होता है। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, ये जो डेल HF का मान है, ये जो डेल HF का मान है यानी डेल H का मान है वो बराबर होगा किसके, इन सभी एनर्जी के योग के बराबर। तो कैसे लिखोगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस DE/2 माइनस EA माइनस U, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बॉर्न-हैबर चक्र का सूत्र। मान लो मेरे को इसका मान ज्ञात करना है तो इसको इधर रख दूंगा, इसको इधर ला दूंगा, इसका मान ज्ञात करना रखे, इसको इधर फेंकूंगा, इसको इधर ला दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो बॉर्न-हैबर चक्र की सहायता से कोई भी जो तुम्हारा आयनिक यौगिक रहता है उसका किसी भी एनर्जी का मान हम लोग निर्माण में लगने वाले एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है। मान लो इसको बस इधर ले जाता रही तो ज्वालक ऊर्जा का मान निकाल सकते थे। समझ आया कि नहीं। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, बॉर्न-हैबर चक्र। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं, समझ आया सबको। ये देखो NaCl का निर्माण डायरेक्ट एक पद में हुआ, और कैसे हो सकता है, NaCl का निर्माण बताया हूँ अनेक पद में। ये पहला, ध्यान दो ये पहला है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, बॉर्न-हैबर चक्र। ठीक है, सबके बारे में आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसका बारे में एक स्टेप, फिर इसके बारे में, और फिर इस रिएक्शन को लिखना, फिर इसके बारे में जब लिखोगे इसको और इसको लिखोगे। समझ आ रहा है ना। देखो पहले तो इतने के बारे में लिखोगे, फिर रिएक्शन लिखोगे, फिर इसके और इसके बारे में लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर इसके बारे में और इसके बारे में लिखोगे, फिर इसको लिखोगे। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। फिर सबको जोड़ देना, फिर ये निकाल देना क्या, फॉर्मूला। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बॉर्न-हैबर चक्र वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, ध्रुवणता क्या होता है, फजान का नियम क्या है, और उसी के साथ बढ़ जाएंगे सहसंयोजी बंध की ओर। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।